अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगा सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ इसमें न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एलिमेंट्स, ओवरऑल सब चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं इस टॉपिक में। Term nutrition is applied to all processes that are involved in uptake of nutrients from the environment and their utilization in the various metabolic processes of the body. उसने कहा कि टर्म न्यूट्रिशन हम किस लिए अप्लाई करते हैं। टर्म न्यूट्रिशन तब अप्लाई होती है, ऐसे प्रोसेस में अप्लाई होती है कि वो तमाम तरह के प्रोसेसेस जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक बंदा जो अपनी बॉडी में लेता है उनकी यूटिलाइजेशन करता है अपनी ग्रोथ में, अपनी मेटाबॉलिज्म में। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 ये है कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं एज दे ऑब्टेन द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये होता है कि ओवरऑल पूरी ऑटोट्रॉफ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट से और उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कन्वर्ट कर देते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3 ये है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन द प्लांट बाय जो ऐसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट ने ऑब्टेन किए हैं अपनी इन्वायरमेंट से, उनका क्या नाम है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड देन मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लांट्स होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट से कैसे हासिल करते हैं, यानी ह्यूमन की बॉडी से। ह्यूमन जो होते हैं अपने मुंह से एक्सचेंज ऑफ द गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं वो इनहेल करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 ये है कि 16 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ में 16 एलिमेंट्स जो है वो एसेंशियल हैं, उसमें से 9 एलिमेंट्स जो होते हैं वो लार्ज क्वान्टिटीज़ में चाहिए हैं। आपके पास 9 एलिमेंट्स जो आपको लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए और 7 एलिमेंट्स होते हैं वो आपको स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए। ग्रेटर देन 0.05%। लार्ज क्वांटिटीज़ कितनी हैं, 0.05% से ग्रेटर, उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वो 9 एलिमेंट्स ये हैं: सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम, एस फॉर सल्फर, सी ए फॉर कैल्शियम एंड जी फॉर मैग्नीशियम। आपको ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड द मैग्नीशियम के वो 9 एलिमेंट्स है जो प्लांट्स को ग्रेटर क्वांटिटीज़ में चाहिए और उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स जो आपको स्मॉलर क्वांटिटीज़ में चाहिए आपकी प्लांट बॉडी को, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड। जो 7 एलिमेंट्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से? Fe फॉर आयरन, बी फॉर बोरोन, Mn फॉर मैग्नीज, Cu फॉर कॉपर, Md फॉर मोलिब्डेनियम, Cl फॉर क्लोरीन एंड Zn फॉर जिंक। सिंबल्स याद होने चाहिए, बीच में मैंने कुछ लिख भी दिए हैं। Fe देखें आयरन को कहा जाता है बी, बोरोन के लिए सिंपल वर्ड बी यूज़ किया जाता है, मैग्नीज के लिए Mn वर्ड यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, कुछ बच्चे मैग्नीशियम एंड मैग्नीज में कंफ्यूज हैं। मैग्नीज जो है वो Mn है और मैग्नीशियम जो है वो Mg है। कॉपर जो है वो Cu है। मोलिब्डेनियम क्या है, Md कहते हैं या Mb कहते हैं, आई होप सो Mb कहते हैं इसे मोलिब्डेनियम को। देन क्लोरीन है आपके पास एंड देन जिंक मौजूद है। क्लोरीन का सिंबल जो होता है वो Cl होता है। एमसीक्यूज नंबर 9 ये है कि फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। जो प्लांट्स के नीचे रूट्स मौजूद हैं उनका क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन लिखा हुआ कि एंकर द प्लांट बॉडी इन सॉइल। एंकर का क्या मतलब होता है? जोड़ना। तो प्लांट की बॉडी को सॉइल में जोड़ता है, एंकरिंग का काम करता है। एब्जॉर्ब द मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ऑब्वियसली ये रूट्स का फंक्शन है कि वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में उनको ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन उसका ये है कि प्लांट की बॉडी को एंकरिंग का काम करता है, यानी उसको जोड़ने का काम करता है सॉइल में। एमसीक्यूज नंबर 10 में जो है वो एक साइकिल डिस्कस की गई है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्स्ट कौन अब्जॉर्ब करता है? रूट एपिडर्मल सेल्स अब्जॉर्ब करते हैं, देन वो जाइलम की तरफ जाते हैं, देन लीव्स की तरफ जाते हैं और लीव्स में वो जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो है वो प्लांट्स के फूड को कहा जाता है। जब वो फूड तैयार हो जाता है तो उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में उनको जाना होता है। ऑल दिस मोमेंट्स ऑफ मटेरियल आर नोन एज ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। ओवरऑल ट्रांसपोर्टिंग प्लांट की डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की गई है कि न्यूट्रिएंट्स को सबसे पहले रूट एपिडर्मल सेल्स ने अब्जॉर्ब किया, देन वो जाइलम के पास गए, देन लीफ के पास गए, लीफ में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हुई, देन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के बाद ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रोड्यूस हुए। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स हैव टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना होता है और इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट्स कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि पैटर्न ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज बिटवीन प्लांट्स एंड इन्वायरमेंट। प्लांट्स और इन्वायरमेंट में जो एक्सचेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज हैं, देखा कि डे टाइम में प्लांट्स आर इन्वॉल्व इन बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। डे के टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रही होती हैं, जबकि नाइट के टाइम पे सिर्फ रेस्पिरेशन ही होती है। एमसीक्यूज नंबर 13 में लिखा हुआ कि पैटर्न ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इज डिफरेंट इन डे एंड नाइट। ऑब्वियसली जो है वो पैटर्न ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज डे और नाइट में डिफरेंट होगा, क्योंकि डे में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, जबकि नाइट टाइम पे जो है वो रेस्पिरेशन
रेस्पायरेशन, फोटोसाइंथिसिस नहीं होती, क्योंकि नाइट टाइम पे जो है वो आपके पास सनलाइट एनर्जी नहीं है जिसको कैप्चर करके आप उसे एटीपी में कन्वर्ट कर सकें। MCQs नंबर 14 जो है ये किस टॉपिक से स्टार्ट होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन डे टाइम। डे टाइम में कैसे एक्सचेंज होती है? डे टाइम में रेट ऑफ द फोटोसाइंथिसिस जो होता है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन से ग्रेटर होता है, क्योंकि डे टाइम में फोटोसाइंथिसिस मौजूद, लाइट एनर्जी मौजूद है, लाइट सनलाइट एनर्जी को आप कैप्चर करते हैं और एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। सो दैट्स वाई जो है रेस्पायरेशन का लेवल इसलिए कम होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो एंड प्रोसेस है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स में कन्वर्ट करना होता है, तो फोटोसाइंथिसिस का रोल जो है वो ज़्यादा है इसमें। MCQs नंबर 15 में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम रेस्पायरेशन, ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पायरेशन से रिलीज हुई है फोटोसिंथेटिक नीड्स को कंप्लीटली पूरा नहीं कर सकती। सो प्लांट इंपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में है जो वो ह्यूमन बॉडी मौजूद है। इन्वायरमेंट का कहने का मतलब यह है कि जो रेस्पायरेशन डे टाइम पे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस रेस्पायरेशन का प्रोसेस अकर हो रहा है, लेकिन रेस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो प्लांट्स की नीड्स को पूरा कर सके। इसी वजह से जो है वो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। और इन्वायरमेंट में मेजर फैक्टर क्या है? ह्यूमन के रेस्पायरेटरी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन जो होती है वो इनहेल होती है। MCQs नंबर 16 में लिखा है कि ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस इज मच मोर देन द नीड ऑफ द रेस्पायरेशन, सो इट इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में डे टाइम पे, वो रेस्पायरेशन की नीड से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो प्लांट बॉडी से निकलती है और ह्यूमन उनको इनहेल कर देते हैं ऑक्सीजन को। तो ये ओवरऑल आपको दो प्रोसेस समझने पड़ेंगे। एक ये कि रेस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो डे के टाइम पे कम है, इसलिए वो ह्यूमन की बॉडी से ले लेते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं वो रेस्पायरेशन की नीड से ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो प्लांट की बॉडी से बाहर आते हैं और ह्यूमन इनको इनहेल कर देते हैं। इसी तरह एक्सचेंज ऑफ द गैसेज अगर हम नाइट के टाइम पे डिस्कस करें तो MCQs नंबर 17 से स्टार्ट होते हैं। प्लांट्स बिगन टू परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज जस्ट लाइक द एनिमल्स एट नाइट। नाइट को वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के रीज़न यह है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अब स्टॉप हो चुका है। स्टॉप क्यों हो चुका है? क्योंकि सनलाइट एनर्जी मौजूद नहीं है और इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो हैं कुछ लोगों का, कुछ बैकवर्ड एरियाज़ के लोगों का ये मानना है कि अगर रात को आप दरख्त के नीचे सोते हैं तो आपकी डेथ हो जाती है, और वो इसको रिलेट करते हैं जिन भूत या इस तरह की चीज़ों से वो रिलेट करते हैं। असल में रीज़न ये नहीं होती है कि जिन भूत की वजह से उनकी डेथ नहीं होती है अगर रात को जो कोई दरख्त के नीचे सोता है या काफ़ी देर तक खड़ा रहता है। रीज़न ये होती है कि रात के टाइम पे जब आप दरख्त के नीचे बैठते हैं, सोते हैं या खड़े होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अमाउंट में रिलीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी बॉडी के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं है। आप तो कार्बन डाइऑक्साइड खुद बाहर निकालते हैं। जब आप प्लांट से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और आपकी रेस्पायरेटरी सिस्टम उसको इनहेल कर रहा होता है तो आपकी डेथ हो जाती है। और कुछ लोग जो हैं कुछ लोग जो हैं वो उसको किससे डिस्कस रिलेट कर देते हैं? जिन भूत से रिलेट कर देते हैं। जिन भूत से रिलेट नहीं होता है, ये वर्ड जो है वो जिन भूत के लिए नहीं है। ये रीज़न ये होती है कि प्लांट से उस अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रही होती है, तो वो आपकी बॉडी उसको इनहेल कर देती है, तो आपकी डेथ हो सकती है। इस वजह से कहते हैं कि रात को पौधों के नीचे या दरख्त के नीचे ना खड़े हों। उसकी रीज़न जिन भूत नहीं होती, उसकी रीज़न जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लिखा है कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन अब्जॉर्ब फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो उस टाइम पे जो इन रेस्पायरेशन होता है, रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि डे टाइम नहीं है तो उसको प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन ये होती है कि वो आपकी सारी बॉडी से ऑक्सीजन को ले लेता है। आपकी बॉडी में जो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करवा रहे होते हैं, इसलिए आपकी डेथ काज हो जाती है। और इसको कहा जा रहा है कि रात के टाइम पर आपको पौधों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रही है वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है। और दूसरा मेजर फैक्टर जो आपकी बॉडी से वो ऑक्सीजन को इनहेल कर देते हैं, रिलीज करवा देते हैं, तो इस वजह से क्या होता है? डेथ काज हो सकती है। कंपनसेशन पॉइंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। कंपनसेशन पॉइंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस वो है जिसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है रेट ऑफ द रेस्पायरेशन के इक्वल हो जाए। एट द टाइम ऑफ द डस्क एंड एट द टाइम ऑफ द डॉन, यानी जब सूरज गरूब होता है और जब सूरज तुलू होता है, तब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन के इक्वल हो जाता है। आप या अगर आपके जहन में ये बात हो कि जब सूरज तुलू हो रहा होता है, जब सूरज गरूब होता है, दोनों टाइम पे जो होता है वो लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, इस वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पायरेशन के इक्वल होता है। इस टाइम पे रेस्पायरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए सफिशेंट होती है, और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस से वो भी इतनी ही रेस्पायरेशन में कंज्यूम हो जाती है।
वो क्या होता है, वो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ बायर नहीं निकलती, ह्यूमंस के लिए नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पे दोनों प्रोसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। जितनी अमाउंट में जो चीज़ रिलीज़ हो रही है वो एक दूसरे के इक्वल है और उसमें ह्यूमन की या इन्वायरमेंट की कोई मुदाखलत नहीं है। नेट गैशियस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट एंड इट्स इन्वायरमेंट इज जनरली स्टॉप्ड। इस टाइम पे जो है वो गैशियस एक्सचेंज, नेट गैशियस एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो जाता है। केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है जिसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हो चुकी हैं और इसी को हम कंपनसेशन पॉइंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। कंपनसेशन पॉइंट ऑफ द फोटोसाइंथेसिस वो है जिसमें रेट ऑफ फोटोसाइंथेसिस जो है वो रेट ऑफ रेस्पायरेशन के इक्वल हो जाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाज़त लूँगी। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या आप अपनी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में आप उसको दे सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।